ये भय है, ये थ्रेट है किसके लिए? देश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो जाती है। एक खतरा अभी भारत के लिए है। क्या सोचकर बदली, कैसे बदली, न जाने क्यों ऐसा हुआ। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। यह देश की बात है जो हरिकेश के साथ है। इसको स्पेशल तरीके से आप देखिए, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की पारिस्थितिकी और भारत की व्यवस्था कैसी है और इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास क्या हलचल चल रही है, किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं तो भारत में जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, उन पर देश के चारों ओर जो बॉर्डर से लगे देश हैं, उनके हालात, जो परिस्थितियां हैं उनके साथ, वो हमारे लिए कितनी मुफीद हैं और कितनी गहरी हैं कि वो हमारे देश की भी परिस्थितियों को कुछ बदल सकती हैं, उथल पुथल कर सकती हैं, या उसी तरह की व्यवस्था हमारे देश में भी कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका की। श्रीलंका की इसलिए क्योंकि इस समय आप पूरी तरीके से उससे रूबरू हैं और वहां जो घटनाएं हो रही हैं उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले श्रीलंका की स्थिति हम जानते हैं। श्रीलंका एक्चुअली जहां पर स्थित है उसके एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ हिंद महासागर है। श्रीलंका की परिस्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की जातीय व्यवस्था किस तरीके की है, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। श्रीलंका में कई ऐसे जो स्टेट हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। कैंडी का नाम आप बहुत सुने होंगे, क्रिकेट में अक्सर नाम आता रहता है। कोलंबो का नाम सुने होंगे, कोलंबो का भी नाम आता रहता है। इसी तरह जाफना इसलिए क्योंकि सिंघली और तमिल की लड़ाई का बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र जाफना बना था 1983 में। अगर 1983 की परिस्थितियों में आप बात करें, उस समय की देश की परिस्थितियों को जानें, तो आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी उस समय लड़ रही थी खालिस्तान से और पूरा श्रीलंका लड़ रहा था जाफना में तमिलन से। तमिलियन और सिंघली के बीच एक युद्ध हो रहा था, गृह युद्ध चल रहा था और काफी बड़ा युद्ध चला जो 25-26 सालों तक चला, जिसमें भारत ने काफी व्यवस्था की थी उनको सहयोग करने के लिए। और आपको उसी व्यवस्था के अंतर्गत एक घटना याद होगी कि जब श्रीलंका में गए थे राजीव गांधी, तो उनके ऊपर सेना के एक जवान ने गन के बट से हमला किया था। वो नाराजगी थी उस समय की, यानी नाराजगी श्रीलंका के भीतर रहती है। ये बात भी आपके जहन में रहनी चाहिए। मैं उन्हीं परिस्थितियों से जोड़ता हुआ फिर वापस आता हूं। जाफना में जो बवाल हुआ, जो गृह युद्ध हुआ, उसमें करीबन 80,000 से 1 लाख लोग दोनों तरफ से मारे गए। प्रभाकरन आपको अच्छे से याद होगा, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, यह भी एक नाम था। श्रीलंका की वो परिस्थितियां उस समय की थी, 1983 के समय की। ऐसी ही परिस्थितियों से फिर दो चार हो रहा है श्रीलंका, यानी गृह युद्ध से फिर से उसका सामना हो रहा है। जाफना, त्रिंकोमाली, कोलंबो, गाले, कैंडी, अनुराधापुर, ये सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर इस समय काफी उथल पुथल चल रही है। श्रीलंका में ये हालात पैदा क्यों हुए, कौन जिम्मेदार है इसका, किसने ऐसा किया कि ऐसी परिस्थितियां वहां पैदा हो जाए? मैं आ रहा हूं वहां की कृषि की व्यवस्था पर, क्योंकि कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी देश के इकोनॉमी की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। कृषि से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनसे अनाज मिलता है, आदमी का जीवन, आदमी की दिनचर्या उस पर निर्भर करती है। बाद के इकोनॉमी सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें सर्विस सेक्टर भी आ गया, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के और तमाम ऐसे औद्योगिकरण, तमाम ऐसी चीज़ें उभरी जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट करती चली गई। लेकिन कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जो आज भी सतत जारी है। बिना कृषि के तो आप जीवन जी नहीं सकते, उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि कृषि जो श्रीलंका की मेजर है वो है वहाँ की बागानी कृषि। बेसिकली क्या है कि वहाँ पर चाय, चीनी, केला, रबर, मसाले, ये उत्पाद वहाँ पर ज़्यादा होते हैं और इन्हीं उत्पादों का ज़्यादातर आपको निर्यात किया जाता है श्रीलंका से। श्रीलंका आयात बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन जो निर्यात करता है उसमें खासकर चीनी और चाय है। सिलोन चाय, जो सिलोन चाय का नाम आप सुने होंगे तो निश्चित तौर पे आप उसे जानते होंगे, बहुत महंगी चाय होती है और यही उसकी व्यवस्था का एक हिस्सा है। श्रीलंका का दूसरी व्यवस्था की बात करें अगर,
तो श्रीलंका की दूसरी व्यवस्था है फिशरीज, मछलियों का उत्पादन वहां बहुत ज्यादा होता है। अब बात आती है कि वहां पे श्रीलंका के चारों ओर समुद्री चूंकि बनावट है, यह समझिएगा कि एक पेनिनसुला जो श्रीलंका का जाफना वाला हिस्सा है वो भारत के पेनिनसुला यानी साउथ से जुड़ता है। वहां पर मलक्का जल संधि कह लीजिए, एक पाक स्ट्रेट कह लीजिए, इस तरह की बर्मा जो वहाँ के गल्फ की बात करें, बर्मन गल्फ की, तो ये सारी परिस्थितियां हैं। और उन रास्तों से होकर के वैश्विक स्तर का व्यापार होता है, आवागमन होता है। पूरे वेस्ट बेल्ट से पूरे ईस्ट बेल्ट तक जितनी भी जहाज़ें जाती हैं जो अरेबियन सी से निकल करके हिंद महासागर होते हुए पैसिफिक ओशन की तरफ जाती हैं, वो सारी जहाज़ें उधर से होकर जाती हैं। यानी श्रीलंका को इसका भी एक बड़ा फायदा होता है। लेकिन यही है वो सामरिक परिस्थिति जो श्रीलंका के लिए बहुत बेहतर भी है और दूसरी तरफ घातक भी है। घातक इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पर निगाह रहती है चीन की, अमेरिका की और भारत की। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि श्रीलंका की जो बनावट है उसके चारों ओर जो समुद्री इलाका है, अगर वहां पर बेस पॉइंट अमेरिका बना ले या चाइना बना ले या भारत बना ले, तो ये तीनों ही देश जो बड़े देश हैं विश्व पे, उनकी एक बड़ी जीडीपी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस व्यवस्था से वो पूरे देश क्या पूरे विश्व पर राज्य करने की स्थिति में आते हैं। हम सब जानते हैं कि आज राज्य उस तरीके के नहीं हो सकते जो कॉलोनियल स्टेट हुआ करते थे। आज की डेट में जो राज्य हो सकते हैं वो ताकत से ज्यादा इकोनॉमी पर कब्जा करने की है लड़ाई। तो इसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे इकोनॉमी को थ्रेट मिल रही है, किस तरह से इकोनॉमी को ध्वस्त किया जा रहा है, कैसे ध्वस्त हो रहे हैं। तमाम ऐसे इन्फ्लुएंशियल सिस्टम जनरेट हो रहे हैं जिनसे लोग आकर के आपको समझा जाते हैं कि भाई आप ऐसा करिए तो अच्छा, आपके लिए अच्छा होगा, या फिर उस पर नकेल कसी जाती है, तमाम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ताकि वो देश अपने मनमर्जी से काम न कर सके। ऐसी परिस्थितियों से भी गुजरा होगा श्रीलंका निश्चित तौर पे, क्योंकि वहां पर चाइना ने अच्छा खासा बेस बनाने की कोशिश की हुई है। पैसे की सहायता भी तीनों देश करते हैं, वो अमेरिका है, चाहे भारत है, चाहे चाइना है, ये तीनों ही देश उसके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूं उसके इकोनॉमी पे, जीडीपी पे। 306 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी, ज़रा तुलना करिएगा। एक तरफ अडानी है 122 बिलियन, 87 बिलियन अंबानी। व्यक्ति के पैसे की तुलना किसी देश से मैं कर रहा हूं, उस देश से कर रहा हूं जिस देश का पूरा क्षेत्र सिर्फ 65,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग का है। 65,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, 2.25 करोड़ के लगभग की आबादी, 3-3.25 लाख तकरीबन सेना का वहां पर व्यवस्था, जो उनकी व्यवस्था को संभाल के रखने के लिए होता है। इन सब से बाहर पिछले 10 सालों में जो श्रीलंका के हालात हुए, पहला गृह युद्ध जो शुरू हुआ 83 में, 1983 में, वो कहीं जाकर के 2007-8 पे जाके खत्म होता है। रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री होते हैं, आपके गोटाबाया राजपक्षे जो हैं राष्ट्रपति होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पिछले 5-7 सालों में जो परिस्थितियां बदली, क्या सोचकर बदली, कैसे बदली, न जाने क्यों ऐसा हुआ, लेकिन वो जो हुआ वो सही नहीं हुआ। कुछ ऐसे स्टेप आए जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप जब भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, जिसमें खासकर यूरिया उत्पादन बढ़ाता है, ये हम सब जानते हैं, इसका एक रिसर्च है और रिसर्च बेस ये सिस्टम चलता है। अगर आप बात करेंगे भारत में, तो भारत में सबसे पहले 1970 के दशक में जब ये प्लान बनने लगा था 20 सूत्री कार्यक्रमों के तहत या पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कि किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाए, किस तरीके से व्हाइट रिवोल्यूशन लाया जाए, कैसे दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे कृषि में व्यवस्था बढ़ाई जाए, तो इन सारी बातों पर अगर गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे पास बेहद ज़रूरी है कि यूरिया और खाद का उत्पादन हो और वो चीज़ें आपके उत्पादन को बढ़ाएं, ताकि जो जनता है उसके पास सही सलामत अनाज पहुंच सके। इन्हीं परिस्थितियों से लड़ता हुआ जब ये नियम आया कि आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे, और वो भी ज़बरदस्ती लागू किया गया, बहुत दूर की बात नहीं है। साल भर पहले अभी कृषि बिल आया था भारत में, जिसके लिए बवाल हुआ और कृषि बिल वापस हुए। उसकी दूसरी परिस्थितियां थी, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात नहीं थी, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में आप वैसी बात नहीं कर सकते। लाख किलोमीटर हेक्टेयर क्षेत्र की ज़मीनें हैं भारत में, उसमें वो स्थितियां नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी श्रीलंका में ये चीज़ लागू की गई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे कोई रिसर्च नहीं, कोई उसका डेटाबेस नहीं, कोई तैयारी नहीं,
और सिर्फ एक प्रेशर आता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अब आप सोचिए जरा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जो कॉस्ट आई उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो समझ में आएगा, जो कॉस्टिंग 1 रुपए की है वो 10 रुपए की लगने लगी, यानी 10 गुनी कॉस्टिंग लग रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग की विशेषता यह है कि आप यूरिया वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, कंपोस्ट खाद यूज़ करते हैं जिनको बनाना पड़ता है, यानी पत्तों से, फूल से, या जो भी कीट और ये सब चीज़ें होते हैं उनको सड़ा करके गला करके बनाया जाता है खाद, या गोबर या इन सब चीज़ों से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि चूँकि हाइब्रिड बीज हैं उनको यूरिया चाहिए तो वो उत्पादन नहीं देते, वो सड़ने और गलने लगते हैं, जलने लगते हैं भूमि के भीतर। ये एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे, मैं उसके भीतर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको इस व्यवस्था से रूबरू ज़रूर करा दूंगा कि जब भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे तो कॉस्टिंग होती है 10 गुना, उत्पादन होता है 50%। यानी आपके पास जहां 1 हेक्टेयर में 17 कुंटल तक अनाज हो सकता था, वो अनाज आ जाएगा 800 तक, 8 कुंटल तक। यानी 17 कुंटल से घटा 8 कुंटल, और 17 कुंटल को उपजाने में जो पैसा लगेगा, अगर मान लीजिए कि 1000 रुपये लगता है तो उसका 10 गुना, 10,000 रुपये। तो आप सोचिए कि कैसे स्थितियों से आप काबू करेंगे, कैसे आप उसको निस्तारित कर पाएंगे। इन्हीं परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ा पूरे श्रीलंका को, और वहां उत्पादन घटता चला गया, अनाज की कमी हो गई। कहते हैं कोड़ में खाज, करीब करीब वही परिस्थितियां हुई जब पूरे देश को ये समझ में आने लगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत कठिनाई पैदा होगी। तुरंत आनन फानन में एक फिर से खबर आती है वहां से कि उन्होंने ओके कर दिया कि ठीक है, यूरिया का यूज किया जा सकता है कुछ खास चिन्हित चीजों पर। बागानी कृषि वहां की मेन है, ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि मसाले है, रबर है, चाय है, चीनी है, ये सारी चीज़ें उत्पादन की व्यवस्था में वहाँ आती हैं। और ट्रांसपोर्ट जिनका निर्यात किया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, चीनी का और चाय का, मसालों का बहुत ज़्यादा निर्यात होता है। तो ये सारी चीज़ें उत्पादन के लिए छोड़ी गई कि भाई आप यूरिया का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब यूरिया का यूज़ करने का समय आया तो हुआ क्या, पूरे विश्व में तेल और गैस की कमी होने लगी। अब तेल और गैस की कमी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूरिया की कमी होने लगेगी, क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम उत्पादों से ही यूरिया वगैरह का निर्माण भी होता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ कि महंगे हो गए यूरिया। अब जब महंगे होने लगे यूरिया तो वो आयात करने में परिस्थितियां वैसी नहीं रही, क्योंकि इकॉनमी करीब करीब फेल होने लगी थी, करीब करीब इकॉनमी वहां पे गड़बड़ होने लगी थी। जब इससे सामना हुआ श्रीलंका का, तो श्रीलंका के पास हाथ पांव फूलने लगे। अब चूंकि छोटे से देश का छोटा सा बजट, पहले ही आपको बताया 306 बिलियन, लेकिन करंट बिलियन उसका अगर देखा जाए तो $10 बिलियन का। $10 बिलियन का देश जिसको जरूरत थी $10 बिलियन की, कौन देगा? IMF ने माफ किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसको माफ किया और करीबन $1.5 बिलियन की माफी दे दी गई। फिर एक माफी आई, उसमें माफ किया गया। फिर चाइना ने उसको कुछ हेल्प की, फिर भारत ने हेल्प की। कहने का तात्पर्य यह है कि इन देशों ने मिलकर के श्रीलंका को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जो आदेश दिए जा चुके थे, जो निर्णय लिए जा चुके थे, उनका बड़ा असर होना तय था, लाजमी था, और वो दिखा भी। और जो हमने हालात देखे कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करके पब्लिक किस तरीके से टूट पड़ी, जाहिर सी बात है जब पब्लिक खाने को मोहताज हो जाएगी, जब भूख लगेगी। एक घटना आपको इसी चलते मैं बता देता हूँ कि बहुत पुरानी कहावत है कि एलिजाबेथ या विक्टोरिया से, क्वीन विक्टोरिया से, किसी से एक पूछा गया कि भाई जनता जो है रोटी मांग रही है, उसको रोटी नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि फिर केक क्यों नहीं खा लेती जनता। अब आप सोचिए कि राजा को पता ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, कोई नियम, कोई सिस्टम, कोई कानून इस तरीके का उसके पास नहीं है, कोई हथकंडा ऐसा नहीं है जिससे उसको ये पता चले कि वास्तव में देश क्या देख रहा है और किससे रूबरू हो रहा है। और लाखों लाख जनता राष्ट्रपति भवन में घुस जाती है, कहीं उनके जिम में, कहीं उनके स्विमिंग पूल में, कहीं उनके कमरे में बेड पर लेटी हुई मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में तमाम आप फोटो देख सकते हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ये उस देश की हालत है जो छोटा सा देश है, सुरक्षित था, बहुत बढ़िया था, जहां पर्यटन बहुत अच्छा चल रहा था। अब आप सोचिएगा कि पर्यटन भी वहां होना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर परिस्थितियां ही नहीं सही हैं, जहां जिस देश में आप जाकर के आप ये देख रहे हैं कि भाई वहां पर तो काबू में कोई है ही नहीं, तो वहां पर्यटन क्या करने जाएंगे, घूमने कैसे जाएंगे। ठीक इसी तरह जो पोर्ट्स पे जहाज रुकने वाले थे, अब वो रुकेंगे नहीं, ये भी परिस्थितियां हैं। क्योंकि अगर वो नहीं रुकेंगे, इसलिए नहीं रुकेंगे कि वहां रुक नहीं सकते,
रुकेंगे तो ये परिस्थितियां नहीं है कि उनकी सुरक्षा कौन देगा। सुरक्षा व्यवस्था तो सरकार का काम था, सुरक्षा व्यवस्था तो वहां के शासन का काम था, शासन हाथ में है नहीं। ऐसी परिस्थितियों में वहां जहाज रुकेंगे नहीं, टैक्स देंगे नहीं, ये दूसरी व्यवस्था। यानी एक तरीके से विशियस सर्किल श्रीलंका के लिए शुरू हो चुका है, गरीबी का दुष्चक्र, यह भी इकॉनमी का टर्म है और वहां से शुरू हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में होता क्या है, देश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो जाती है, देश में प्रोस्टिट्यूशन शुरू हो जाता है, देश में लोगों का बिकना शुरू हो जाता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, स्पष्ट बता रहा हूं कि किसी भी देश में जब भूखमरी और गरीबी आती है, क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पहले याद करिए रशिया में क्या हुआ था। जब वहां की इकॉनमी गिरी, रुपया गिरा, पैसा गिरा, तो वहां भी यही चीजें सामने होने लगी थी। जब 100 रुपए के ब्रेड मिल रहे थे, 100 रुपए की नहीं 1000 रुपए के ब्रेड मिल रहे थे वहां की करेंसी में। तो आप ये सोचिए कि जब भूख लगेगी, खाना नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। और यही हो रहा है श्रीलंका में इस समय। ये भय है, ये थ्रेट है, किसके लिए? उन देशों के लिए जो भारतीय उपमहाद्वीप के अगल बगल हैं। कुछ ही दिन पहले आपने अफगानिस्तान की घटना भी ऐसी ही देखी थी, अफगानिस्तान में भी यही हुआ था। ऐसा होने के पीछे सबसे पहला कारण यह माना जाता है कि पहले मैं, यानी पहले हम सिंघली। क्यों सिंघली? उस देश में क्या हिंदू नहीं रहते? उस देश में क्या क्रिश्चियन नहीं रहते? क्या मुस्लिम्स नहीं रहते? हर एक वर्ग के लोग रहते हैं। हाँ, ज्यादा आप हैं, निश्चित तौर पे आप ज्यादा हैं। वहां पे 70% सिंघली हैं, 70% बौद्धिज्म है, लेकिन तब भी जो बाकी के प्रतिशत के लोग हैं उनको भी तो जीने खाने का हक है ही। ऐसी परिस्थितियों से दो चार हुआ था अफगानिस्तान। सबसे पहले हम, जो अफगान के तालिबान हैं, उन्होंने जब तालिबान अटैक किया और तालिबानी जब आक्रमण हुए और जब अफगानिस्तान में भी वो परिस्थितियां हुई, तो वहां के भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां के भी मंत्री सब के सब छिन्न भिन्न हो गए। इसके पहले भी एक बात पर मैं चला आता हूं, लोकतंत्रात्मक और प्रेसिडेंशियल शासन का एक बहुत मिला जुला उदाहरण है श्रीलंका, जहां पर प्रेसिडेंट भी है, प्रधानमंत्री भी है, उसकी कैबिनेट भी है। प्रेसिडेंट भाग जाता है, प्रधानमंत्री की हालत खराब हो जाती है, तमाम विपक्षी दल मिलकर के कहते हैं कि हम शासन चलाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि श्रीलंका को ट्रैक पर लाएं। ये परिस्थितियां अभी विकट हैं, कठिन हैं। आगे इस लड़ाई से, इस मारधाड़ से, इन सब चीजों से उठने में, उबरने में श्रीलंका को कम से कम मेरे हिसाब से दशक लगेगा, या हो सकता है 2 दशक भी लगे। इकोनॉमिस्ट ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे वो सुधरेगा। ऐसी परिस्थितियों से दो चार हो रहा है श्रीलंका, और इसके लिए भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों की निगाह श्रीलंका पर है। क्या ऐसी परिस्थितियां भारत के लिए होने वाली हैं? क्या ऐसी कोई सिचुएशन भारत में होने वाली है? ये बहुत जानना आपके लिए जरूरी है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के, क्योंकि अफगानिस्तान में ये हो चुका है, श्रीलंका में हो रहा है। इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का, उसके बाद नंबर आता है नेपाल का, बांग्लादेश का इसलिए नंबर बाद में मैं रखूंगा, उससे पहले भारत का इसलिए रखूंगा क्योंकि करीब करीब उन्हीं परिस्थितियों से लड़ने जा रहे हैं, जूझने जा रहे हैं हम सब भी। भारत के साथ केवल एक प्लस पॉइंट है कि यहां गृह युद्ध नहीं होते, यहां जन आंदोलन होते हैं, जन विद्रोह नहीं होते। 1857 में जन विद्रोह हुआ था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फैक्टर थे, बहुत सारी चीजें थी जिस पर काम कर रहे थे। तो 1857 का जो गदर था, अगर उससे आप रूबरू होंगे और उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत में पिछले 6000 साल के इतिहास में कभी जन विद्रोह नहीं दिखाई देता, गृह युद्ध, भारत में जन विद्रोह या गृह युद्ध नहीं दिखाई देता। रीजन वही है कि भारत में आत्मसात करने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक खतरा अभी भारत के लिए है, क्योंकि अफगानिस्तान खत्म हो चुका है, श्रीलंका खत्म होने की कगार पर है, खत्म हो ही चुका है बल्कि मैं ये कहूंगा। अब उसके साथ बाकी परिस्थितियां कैसे काम करती हैं, कैसे भारत सहयोग करता है, कैसे चाइना सहयोग करता है, कैसे अमेरिका सहयोग करता है, ये देखना बेहद जरूरी है। लेकिन यहां पर मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर वैश्विक नीति के तहत चलना होगा तो भारत को इसके लिए आगे आना होगा। भारत पहले भी सहायता कर चुका है श्रीलंका के लिए, फिर से जरूरी है कि वो सहायता करे। अगली कड़ी में मैं लेके चलूंगा अफगानिस्तान, वहां की परिस्थितियों से रूबरू कराऊंगा, फिर इसी तरह से क्रमवार भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पूरी कहानी 3-4 एपिसोड में हम चलेंगे। और जब तक ये काम खत्म नहीं होगा, हम भारत की परिस्थितियों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक मैं आपसे मिलता रहूंगा। देखते रहिए न्यूज़ नशा, बाकी ऐसी ही खबरों के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।